नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक बहुत ही प्रमुख निबंध जीने की कला, इस पर चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो की रूपरेखा की बात करें तो इसमें हम लोग मुख्यतः कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे इस निबंध का सारांश। कोई भी निबंध का अगर आप सारांश समझ लेते हैं तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर इजीली लिखा जा सकता है। जानेंगे हम लोग इसमें कि लेखिका ने किस तरह से परिवेश का निर्माण किया है इस निबंध के लिए। वैसे ही आगे हम लोग जानेंगे लेखकीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है, अर्थात जो महादेवी वर्मा है उनका अपना व्यक्तित्व किस प्रकार इस निबंध में प्रस्फुटित हुआ है उसको देखेंगे। संरचना में हम लोग इनका जो भाषा और शैली इस पर बात करेंगे और अंत में हम लोग देख लेंगे इसका प्रतिपाद्य, अर्थात किस उद्देश्य से इस निबंध का रचना किया गया है, अर्थात इस निबंध को लिखने के पीछे लेखिका का उद्देश्य क्या है, ये हम लोग देख लेंगे प्रतिपाद्य में। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस निबंध का सारांश क्या है। इस निबंध में भारतीय नारी की दुर्दशा के आधारभूत कारणों का विवेचन किया गया है। अगर आप कहें तो पहली ही पंक्ति में इस निबंध का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें भारतीय नारी की दुर्दशा पर, उसके कारणों पर चर्चा किया गया है। सबसे पहले वे जीने की कला के लिए जीवन के उच्च सिद्धांतों और उसके सही व्यवहार को सही मानती है। वो समझती है कि आचरणहीन सिद्धांतों का बोझ ढोने वाला मनुष्य उस पशु के समान है जिसे बिना ज्ञान के शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का भारवाहक बनना पड़ता है। अर्थात वो कहना चाहती है कि जीने के लिए सही सिद्धांतों का होना जरूरी है, और अगर सही सिद्धांत नहीं है तो वो भले ही बहुत सारा ज्ञान के पुस्तक पढ़ ले, बहुत धर्म ग्रंथ को भी जान ले, लेकिन उसके लिए कोई फायदा नहीं है। सत्य, अहिंसा आदि मानवीय गुणों को हम सिद्धांत रूप में जानते हैं परंतु उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। तो इस प्रकार आचरणहीन नैतिक मूल्य न हमारा स्वयं का भला कर सकता है न ही समाज का। इससे बेहतर स्थिति तो यह है कि हम परिस्थिति या समय विशेष में इसके वास्तविक अर्थ को समझकर इनका प्रयोग करें। जैसे एक निर्दोष व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए बोला गया असत्य और की गई हिंसा सत्य और अहिंसा से बढ़कर माना जाएगा। हम अपने सिद्धांतों को सदुपयोग से बचाकर उसी प्रकार सुरक्षित रखने में ही अपनी सफलता मान लेते हैं जिस प्रकार एक कंजूस अपने धन को खर्च होने से बचाकर सुरक्षित रखने में अपनी सफलता मान लेता है। अर्थात जो हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, इसको अगर हम बचा के रख लेते हैं तो ज़्यादा फायदा नहीं है, फायदा उसी में है कि हम उसको व्यवहार में लाएं। इस प्रकार इस निबंध में बताया गया है कि हमारे जीवन में इसलिए इतने कष्ट हैं कि हम जीने की कला नहीं जानते, और इस कष्ट से सबसे अधिक भारतीय स्त्रियां प्रभावित हैं। प्राय भारतीय नारी में सहनशीलता, त्याग, आत्म बलिदान, पवित्रता आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। आज भी वो त्यागमयी माता, पतिव्रता नारी, स्नेहमयी बहन और आज्ञाकारिणी पुत्री है, लेकिन फिर भी उनका जीवन अनेक अभावों से ग्रस्त है, और इसका एक ही कारण है कि उसे जीने की कला नहीं आती जो उसके गुणों को सार्थक और सजीव कर सकती है। लेखिका ने विधवा विवाह, बाल विवाह पर अत्यंत भावुक एवं गहन विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने प्राचीन रूढ़ियों पर तीखा प्रहार करते हुए वो मानती है कि ज़रूरत से ज़्यादा उच्च आदर्शों से नारी की स्थिति एक ऐसी दबी कुचली महिला की हो गई जो सेविका की भांति अपने शराबी, दुराचारी तथा जानवर से भी गिरे हुए स्वामी की सेवा में लगी रहती है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि पति के इस अमानुषिक व्यवहार को वो झेलने के बावजूद अगले जन्म में उसे ही पति के रूप में पाने का वरदान मांगती है।
पिता के मात्र एक इशारे पर अयोग्य से अयोग्य पुरुष की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती है। इस निबंध में लेखिका ने ऐसे गुणों से संपूर्ण नारी को शव की संज्ञा दी है, अर्थात लाश की संज्ञा दी है। महादेवी वर्मा ने नारी की दुर्दशा के लिए उसकी स्वयं की कमजोरियों की अपेक्षा पुरुष प्रधान समाज के हथकंडों को अधिक दोषी ठहराया है। उसने ही प्राचीन गौरव की गाथा का वर्णन करके उसे एक मुख और असहाय रूप दे दिया। समाज में धनार्जन का उत्तरदायित्व मिल जाने से शक्ति का अधिकार भी उसने आसानी से प्राप्त कर लिया, अर्थात पुरुष ने आसानी से प्राप्त कर लिया और अपनी इसी शक्ति का दुरुपयोग उन्होंने करना प्रारंभ किया। वह स्वयं तो अधिक से अधिक स्वतंत्र बन गया, लेकिन स्त्री को कठिन से कठिन बंधन में रखने में सफल हो गया। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उपकरणों से निर्मित पुरुष प्रधान समाज का यह व्यवस्था, यह तंत्र इतना अधिक कठोर साबित हुआ कि उसमें स्त्री केवल दासी या सेविका के रूप में ही बंधकर रह गई। अंत में महादेवी वर्मा जी ने इन समस्याओं का कोई समाधान तो प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन यह माना है कि अपने स्वार्थ के कारण पुरुष समाज का कलंक है और नारी अपनी अज्ञानमय सहिष्णुता के कारण पाषाण की तरह उपेक्षणीय। अतः इन दोनों के मिलने से ही जीने की कला का विकास संभव हो पाएगा और इसी से जीवन के मूल्यों को धारण करने वाले गुणों का व्यवहारिक प्रयोग हो सकेगा। जब तक हम मिलकर साथ नहीं चलते, तब तक हम जीने की कला नहीं जान सकते। अर्थात उन्होंने इसमें जो नारियों का जो समस्या है उसमें सुधार की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि नारी खुद भी अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों के बारे में भी जाने, जिससे उसमें भी सही रूप से जीने की कला आ सके। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस निबंध के परिवेश के बारे में। यह निबंध उस समय लिखा गया जब भारत पराधीन था। इसका रचनाकाल 1934 का है। इस समय देश में जगह जगह स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। इसके साथ साथ सामाजिक सुधार के भी बहुत से आंदोलन चल रहे थे, जैसे अछूतोद्धार, नारी मुक्ति आदि। अनेक आश्रमों की स्थापना का प्रयास भी चल रहा था, जैसे अनाथाश्रम, विधवाश्रम, सेवाश्रम आदि। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह के लिए प्रयास भी चल रहे थे। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम भी चलाए जा रहे थे। उस समय की स्थिति पर महादेवी वर्मा के नारी की स्थिति को चित्रित अनेक लेख चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उनके अनुसार अनेक आंदोलनों के चलने के बावजूद शिक्षा, सरकारी नौकरी आदि में नारी का कोई स्थान नहीं था। वो परिवार और समाज में पूरी तरह उपेक्षित थी। स्वतंत्रता के बाद भी, समानता के अनेक आश्वासनों के बाद भी उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। हालांकि शिक्षा और नौकरियों में उसकी भागीदारी बढ़ी है, परंतु आज भी वो परंपरागत संस्कारों से पूर्णतः मुक्त नहीं हुई है। आज की नारी महादेवी के लिखित निबंध के छवि से काफ़ी हद तक मुक्त हो चुकी है, परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में नारियों का शोषण चल रहा है। उसे बराबरी का दर्जा देने में आज भी पुरुष समाज हिचकिचा रहा है। अब हम लोग जान लेंगे लेखिकीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, अर्थात इस निबंध में हम लोग किस तरह से महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व को भी देख पाते हैं। महादेवी वर्मा की जीवन शैली की अनेक विशेषताएं इस निबंध में उजागर हुई है, जैसे उदारता, सहानुभूति, करुणा, सेवा भाव, पर दुख कातरता। महादेवी जी के व्यक्तित्व की एक अन्य विशेषता है नारी सुलभ कोमल हृदय और कवि सुलभ भावुकता। इन दोनों गुणों को उन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। भारतीय नारी का दुराचारी और पशु से भी गिरे हुए पति के प्रति समर्पण का भाव, संपन्न भाइयों के कलाई पर राखी बांधने वाली दुखियारी बहन का चरित्र
अपने अनेक कुपुत्रों के अपमान और उपेक्षा को भूलकर एक ममतामयी माँ को उसकी कल्याण कामना करते देख महादेवी वर्मा का नारी हृदय भाव विह्वल हो जाता है। अन्याय के प्रति विरोध करना भी महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा है। पुरुष प्रधान समाज में वह नारी की समस्याओं का वर्णन करने में संकुचाती नहीं है। उन्होंने जीवन में अनेक कष्टों का सामना किया है। पति की असमय मृत्यु के कारण उनका जीवन वैधव्य में ही व्यतीत हुआ, अर्थात वो विधवा वाला जिंदगी ही बिताई। अतः वह नारी की पीड़ा को बड़े करीब से समझ सकती है। वह चाहती कि नारी अपने परंपरागत ढांचों को तोड़कर स्वयं भी जीने की कला को समझे। महादेवी जी का व्यक्तित्व अत्यंत संयम और संतुलित है। उनकी यह विशेषता उनकी रचना शैली के माध्यम से भी व्यक्त हुई है। अपने प्रतिरोध प्रतिकार, स्वीकृति अस्वीकृति, आग्रह अनुरोध, विधि निषेध को वे इतने संयत और संतुलित ढंग से प्रस्तुत करती है कि उनके कहने का प्रभाव अपने आत्मीय जन द्वारा कही गई बात की तरह जान पड़ता है। अर्थात जब वो कहती है तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई अपना ही मुझे कह रहा है। वे स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए कुछ हद तक स्त्रियों को भी जिम्मेदार मानती है, क्योंकि वह मानवीय गुणों के बारे में तो सब जानती है, परंतु उन्हें जीने की कला नहीं आती, जिसके अभाव में उनका जीवन कष्टकारी बन जाता है। इस प्रकार इस निबंध में आदि से अंत तक महादेवी वर्मा अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ती है। अब बात करते हैं इस निबंध के संरचना शिल्प का। तो संरचना शिल्प में हम लोग मुख्यतः भाषा और शैली इस दोनों पर बात करते हैं। इसमें भी हम लोग यही दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो पहले भाषा। निबंध के एक सुगठित और सुचिंतित रचना होने के कारण इसमें भाषा के व्याकरण सम्मत, स्तरीय तथा परिनिष्ठित रूप को स्वीकार करना पड़ता है। महादेवी ने हिंदी गद्य के तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ रूप का आग्रह छोड़कर हिंदी के अपने तद्भव तत्सम युक्त स्तरीय रूप को स्वीकार किया है, जिसे प्रसाद गुण संपन्न भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। मूलतः कवियत्री होने के कारण महादेवी वर्मा द्वारा मार्मिक प्रसंग का विश्लेषण करते समय उसकी कवि सुलभ भावुकता अत्यंत सहज रूप से आ जाती है। इस प्रकार इस निबंध में महादेवी की गद्य भाषा निबंध रचना की सभी अपेक्षाओं को पूरी करने वाली व्याकरण सम्मत तद्भव तत्सम शब्दों से युक्त अत्यंत सहज भाषा है। अब बात करते हैं शैली का। निबंध की 3 शैलियाँ मानी गई है: वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और भावात्मक शैली। इन्हीं शैलियों के अंतर्गत कुछ अन्य शैलियाँ भी हैं, जैसे कि लाक्षणिक, सांकेतिक, चित्रात्मक आदि निबंध। जीने की कला मुख्यतः समस्यामूलक निबंध है, अर्थात इसकी शैली विवेचनात्मक मानी जाएगी। विवेचनात्मक शैली में बुद्धि, विवेक और तर्क वितर्क की प्रधानता होती है। इसमें प्राय भावना का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, परंतु इस निबंध में विवेचन के साथ साथ भावना का सम्मिश्रण करके लेखिका ने एक नया प्रयोग किया है। उन्होंने निबंध में जीवन के सिद्धांत और व्यवहार के साथ साथ भारतीय नारी के मानवीय गुणों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की है। वे समाज में नारी की स्थिति को देखकर चिंतित नजर आती हैं। स्त्री को जीवन के प्रत्येक रूप में यातना का शिकार बनना पड़ता है। इस वास्तविकता को उन्होंने तर्क की कसौटी पर कसते हुए व्यक्त किया है। विचारों से नीचे उतरकर वे भावात्मक शैली का प्रयोग करने से भी नहीं चूकती। निबंध के अनेक प्रसंग इस बात का उदाहरण है कि उनकी भावात्मक शैली विवेचनात्मक शैली को कहीं भी बाधित नहीं करती, बल्कि उसे और अधिक प्रभावशाली बना देती है। उन्होंने सिद्धांत से अधिक प्रयोग पर बल दिया, इसीलिए वे तर्क वितर्क के साथ स्वानुभूति का भी सहारा लेती हुई दिखाई पड़ती है। अब बात करें इस निबंध का प्रतिपाद्य का, तो ये इस वीडियो का अंतिम टॉपिक भी है। किसी भी निश्चित उद्देश्य से प्रेरित होकर लेखक कोई न कोई रचना करता है। वह
उद्देश्य की रचना ही प्रतिपाद्य होता है। अर्थात किस उद्देश्य से उसका रचना किया गया है वही उसका प्रतिपाद्य होता है। महादेवी ने अपने इस निबंध में नारी जीवन के अभिशाप के लिए सबसे पहले नारी को ही जिम्मेदार साबित करते हुए लेखिका ने पूरी सहानुभूति के साथ उसे सचेत और जागरूक बनाने का प्रयास किया है। सतीत्व, पतिव्रत्य, त्याग, बलिदान, सहनशीलता, करुणा, स्नेह, ममता आदि के ऊंचे आदर्शों के खूंटे में बंधकर जिस प्रकार उसने अपने आप को असहाय बना दिया है, उसे छोड़कर वह इन आदर्शों के मानवीय महत्व और लक्ष्य को समझे। उपर्युक्त आदर्श कर्तव्य के बंधन मात्र न होकर अधिकार के साधन भी है। उसे इन सिद्धांतों या आदर्शों को अपने पैरों की बेड़ियां न बनाकर इन्हें अपने जीवन के विकास और उत्थान के लिए उपयोग में लाना चाहिए। लेखिका ने निबंध में पुरुष और पुरुष प्रधान समाज के विधि निषेधों और उसके विभिन्न हथकंडों को दिखाया है। इस पक्ष का विवेचन विश्लेषण करते हुए लेखिका ने पुरुष समुदाय को सावधान किया है कि वह अपने हरकतों से बाज आए। इसमें पहला हथकंडा है सीता, सती, सावित्री आदि जैसी नारियों के आदर्श और महान मानवीय गुणों को नारियों से जोड़कर उसे अपनी प्राचीन गौरव गाथा का प्रदर्शन मात्र बनाकर रख देना। नारियां इस गौरव के बोझ को मुख और निरीह भाव से वहन करती आ रही है। पुरुष समुदाय के जिस दूसरे हथकंडे को लेखिका ने विशेष रूप से प्रतिपादित किया है वह है पूंजीवादी युग में धन, अधिकार और धर्म की सत्ता का पुरुषों के हाथ में होना। धन और अधिकार के बल पर आज वो शास्त्र और समाज के नियमों का निर्माता बन अपने आप को अधिक स्वच्छंद रखकर नारी को अधिक से अधिक बंधन में बांधने में समर्थ बन गया है। महादेवी ने पुरुष समुदाय को सावधान करने के साथ नारी समुदाय को इस हथकंडे के प्रति जागरूक बनाया है। निबंध का प्रतिपाद्य भारतीय नारी जीवन के अभिशाप के विभिन्न पक्षों, पहलुओं का उद्घाटन करते हुए उनके कारणों से अवगत कराकर नारी समुदाय को जागरूक बनाने के उद्देश्य से लिखा गया है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।